क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो कर रहे थे फ़िज़िक्स का था चैप्टर नंबर 5 और आज अपने इसका बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें अपने डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 23 प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन 2010 से लेके और 2020 तक। ठीक है, 10 साल के अपने बोर्ड के पेपर डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर आप कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो बच्चों जो आज मैं करवाऊंगा सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या हो सकता है जो कि आपके बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे पता लग जाएंगे। और मेन जो दो मैं इंपॉर्टेंट और बताऊंगा इस साल के लिए, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख लेना आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। 2010 में आया हुआ पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि राइट द नेम्स ऑफ टू सब्सटेंसेस हुज रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज ऑन रेजिंग टेम्परेचर। यानी अगर अपने टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। दो ऐसे सब्सटेंस के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, तो नाम कैसे लिखोगे आप। आपको पता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे होते हैं जिनकी क्या है रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। कहाँ पे, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे तो उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था कि आपको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट, और जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आपको क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपने सारे ऑलरेडी कर चुके हो पहले। ठीक है, जिस बच्चे ने इस चैप्टर की सारी वीडियोस देखी हैं वो बच्चा ऑलरेडी इन सारे क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। कि इन द फॉलोइंग फिगर ए सर्किट ऑफ एन इनफाइनेटली लॉन्ग सीरीज नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज शोन। यानी कि एक इनफाइनेट सीरीज है रजिस्टेंसेज की। फाइंड द इक्विवेलेंट रजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ए यहाँ पे है, बी यहाँ नीचे होगा। तो उनके बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। R1 की वैल्यू आपको 1 ओम गिवन और R2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2 ओम यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना, समझ आई बात। तो ये आपको निकालना है। तो अब आपको मैंने बताया था कि इनफाइनाइट सीरीज़ को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस पूरे का इक्विवेलेंट मान लेना है, माना इक्विवेलेंट x है। फिर आपको दो रेजिस्टेंस छोड़ के बाकी बचे हुए का भी कितना मानना है x, क्योंकि मैंने बताया था इनफाइनाइट में से दो रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो जो आपके पास रेजिस्टेंस आएंगे वो उतने ही रहेंगे, इनफाइनाइट ही रहेंगे। इनफाइनाइट माइनस दो कितना होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस को छोड़ दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों छोड़ के बाकी सारे को x मान लिया और इन सब का जो कंबाइन आएगा वो भी x आएगा। तो अपने क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज x ओम। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका, x ओम ही है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे ये 2 और x किस में है, पैरेलल में है, और ये 1 इसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो अपने यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन बनाई थी। अगर वो क्वेश्चन आपने कर रखा है 1 + √5 r/2 वाला, तो ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, 2 × x अपॉन में 2 + x। ठीक है, तो अब 2 + x एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेके और यहाँ 2 + x इस 1 के साथ आ जाएगा, और ये 2 × x मतलब 2x आ जाएगा। तो x × x + 2 इज इक्वल टू 2 + 3x बन जाएगा। तो x² + 2x इज इक्वल टू 2 + 3x बन गया। तो x² + 2x - 2 - 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे यहाँ पे जो आपके पास बनेगा वो है x² - x - 2। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। a होता है आपके पास इस x² का कोफिशिएंट। ठीक है, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। तो -b यानी माइनस का -1 प्लस माइनस √1 माइनस, क्योंकि b² 1 हो जाएगा और 4ac 4 - 2 हो जाएगा। तो अब अपने क्या करेंगे, आपको पता दोनों ही सिंबल अपने को लेने पड़ेंगे, प्लस और माइनस वाले। तो एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया। इसको जब सॉल्व किया तो अपना आंसर आया 2 ओम, और इसको जब सॉल्व किया तो अपना आंसर आया -1। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका माइनस में नहीं होता है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ओम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
अब 2011 में आया वो क्वेश्चन आपके पास। देखो इसमें आपसे क्या कहा हुआ है कि वही राइट द नेम्स ऑफ टू सब्सटेंसेस हुज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज नेगेटिव, जिनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है। तो अल्फा नेगेटिव आपको पता है किसके लिए होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके लिए होता है, क्योंकि उनके लिए नेगेटिव होता है। मैंने बताया था जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो। तो क्वेश्चन वही है ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है इनका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल 2010 के सेम ही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, और आपको पता है डिफरेंस दोनों में क्या होता है। अभी ऊपर मैं करवा के आई हूँ, ये डिफरेंस ही था आपके पास, ठीक है। तो ये वाला आपको बता देना है। मतलब 2011 में दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए 2010 वाले। तो ऐसा भी हो सकता है कि पीछे वाले जो मान लो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हैं, आप कई बच्चों में से क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन तो छोड़ ही देते हैं, भाई ये तो इस बार नहीं आएंगे। लेकिन एग्जामिनर के दिमाग का पता नहीं होता, वो कैसे भी पेपर आपका सेट कर सकता है, ठीक है। हालांकि उनकी ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है, लेकिन फिर भी देखो आप, एक्सेप्शन आपके सामने है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब देखो तीसरी बार आ गया, 3 साल लगातार क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। तो अब मतलब ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस अलग से आपको लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या मैं अलग से आपको बता दूं, आप देख लिया करो बोर्ड के पेपर में जो मान लो 5 बार क्वेश्चन आ गया तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपको करना क्या है, यहाँ से देख के और आपको क्वेश्चन के ऊपर लिख लेना है जो टॉपिक है आपका। भी ये क्वेश्चन 2010 में या 11 में या 15 में जब भी आया हुआ है वो आपको लिखना है। अब नेक्स्ट है आपके पास, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन बताना है, और डेराइव इट विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एंड आल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शो करनी है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला है ना, इसका डेरिवेशन करना आपको। ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको आई इज इक्वल टू एन ए वी डी करवाया था, उसका डेरिवेशन है ये। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 2013 में क्या कुछ पूछा हुआ है कि राइट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द लेंथ ऑफ कंडक्टर्स एक्स इज इक्वल टू 4 ओम एंड वाई इज इक्वल टू 48 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर आर रिड्यूस टू हाफ। यानी कि आपके को दो क्वांटिटीज गिवन है एक्स और वाई, और आपको कह दिया एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। अब आपको ऐसे नहीं बताया कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, क्या कुछ है, कुछ ही नहीं बताया। आपको दो क्वांटिटी दे दी, डायरेक्ट उनकी वैल्यू दे दी, और आपको कह दिया कि अगर अपने क्या करें कि किसी वायर की जो लेंथ है और उस लेंथ को हाफ कर दें तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट तो तभी अपने यूज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जब आपको ये पता हो कि ये क्वांटिटीज़ है कौन सी। तो अब ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, तो मतलब ये रेजिस्टेंस है। और ओम इंटू मीटर किसकी होती है, रेजिस्टिविटी की, तो ये मतलब रेजिस्टिविटी है। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस तो जब अपने एल लेंथ को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली द मटेरियल, ठीक है, या नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है ये वाली वैल्यू। तो अपने कहेंगे कि जो एक्स है उसकी वैल्यू तो हाफ हो जाएगी क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, और जो ये वाली वैल्यू है वाई वाली वो सेम ही रहेगी, क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है ना, नाउ द रिड्यूसिंग हाफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस विल हाफ बट रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, वाई की वैल्यू सेम रहेगी, एक्स 2 ओम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा है कि इन द गिवन सर्किट राइट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई व्हेन की के इज फर्स्ट नंबर पर है ओपनड और सेकंड नंबर पर है क्लोज्ड। अब आपको की कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। जो आप लैब में की यूज करते हो ना, वो की आपकी क्या है, कब उसको ओपन कहते हैं और कब उसको क्लोज कहते हैं। अब वो जो की होती है ना, जो आपकी लैब में यूज होती है, वो ऐसे होती है, यानी आपकी की यहाँ पे फिट हो जाती है। वो जैसे ये मान लो ये मैंने खांचा दे रखा है ना यहाँ पे, और आपकी की ऐसे होगी, ठीक है, ये ऐसे करके जिस बच्चे ने देखी होगी ये की होती है, ये इसके अंदर लग जाती है, ठीक है। अब ओपन का मतलब है भी इसको ओपन कर रखा है, की आपकी कहाँ पे है, बाहर है। बाहर है तो मतलब यहाँ पे अपने वायर्स लगाते होते हैं, इस की के 2 टर्मिनल होते हैं उसके साथ। तो जब ये बाहर है मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब जब ये ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन जब ये क्लोज्ड है, यानी इस की को आपने लगा रखा है, तब इस सर्किट में से करंट फ्लो होने लग जाता है, मतलब कि की आपकी ऑन हो जाती है। तो ओपन की वैल्यू, ओपन वाले में क्या लिखना आपको कि आपका जो सर्किट है वो ऑफ होता है, और क्लोज्ड वाले में ऑन।
इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये लैब वाली की के हिसाब से है। तो अब देखो पहली अगर कंडीशन ओपन है मतलब आपकी की नहीं लगी हुई, तो ये वाली वायर का तो काम ही नहीं है क्योंकि यहाँ से तो करंट जाएगा नहीं। जो करंट यहाँ से जाएगा आगे वो सीधा इसमें से जाएगा, और जो यहाँ से जाएगा वो यहाँ से जाएगा। यानी इस वायर को आप हटा सकते हो, की को हटा सकते हो, कोई काम की नहीं है आपके। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये 6 और 4 किस में होंगे, सीरीज में, 3 और 12 भी सीरीज में, और दोनों का जो इक्विवेलेंट आएंगे वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि 6 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज और 3 ओम एंड 12 ओम आर इन सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट 1 क्या हो गया, 10 ओम हो गया, और आर इक्विवेलेंट 2 हो गया 15। अब आपको पता है 10 और 15, ऊपर वाले का 10 आया और नीचे वाले का 15 आया, दोनों क्या है ऐसे लगे हुए हैं, और इधर एक्स और वाई आपके पास पॉइंट। तो अब ये 10 है और ये 15 है, तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15 यानी 150 अपॉन 25, 6 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जब आपकी की क्लोज हो तो मतलब ये वायर लगा रखी है आपने यहाँ से, अब ये वायर लगी हुई है, तो अब आप ऐसे मान सकते हो कि इस वाले रेजिस्टेंस का ये एंड, और 3 ओम वाले का ये एंड, 4 ओम वाले का ये एंड, और 12 ओम वाले का ये एंड, ये सारे इस एक वायर के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ये कॉमन पॉइंट मान सकते हो आप इस बीच वाली वायर को। तो एक कॉमन पॉइंट मान के अपने इसको ऐसे कर लिया, ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। अब इसमें देखो आप 6 ओम और 3 ओम यहाँ पे पैरेलल में है, और 4 ओम और 12 ओम पैरेलल में है, दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो फिर सीरीज में आ जाएंगे। तो आप पहले आर इक्विवेलेंट 1 निकालते हैं, 6 और 3 का पैरेलल में, वो आ गया 2 ओम, और आर इक्विवेलेंट 2 निकालते हैं अपने, वो आ गया 3 ओम। ठीक है, और इन दोनों का जब अपने इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 ओम इसका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात। अब 2014 का क्वेश्चन है, इसमें क्या है पहला क्वेश्चन, तो आपसे पूछा है कार्बन रजिस्टर हैज़ ए वैल्यू ऑफ 62 इंटू 10⁻³ ओम विद द टॉलरेंस ऑफ 5%, राइट कलर कोड फॉर दिस रेजिस्टेंस इन सीक्वेंस। यानी कि आपको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, टॉलरेंस की वैल्यू दी है आपको, और आपसे पूछा हुआ है कि इसका जो कलर है वो कलर आपको क्रम वाइज बताना है, सीक्वेंस में बताना है। तो अब आप देखो कि 6 नंबर पे कौन सा आता है, ब्लू आता है, टेबल से देख के बताना है। 2 नंबर पे क्या आता है, रेड आता है। 10⁻³ मतलब 3 नंबर पे क्या आता है, ऑरेंज आता है। और 5% के लिए अपने पास गोल्ड, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वो वाले से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द इक्वेशन जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर फॉर ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से आपको ये वाली इक्वेशन निकालनी है, जो कि ओम्स लॉ का अपने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म निकाला था, वो आपसे पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टू सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इंटरनल रेजिस्टेंसेज आर R1 एंड R2, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड EMF ऑफ सेल। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और EMF की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आप कर सकते हो आराम से। फिर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, अब आपको क्या पूछा हुआ है इसमें, पहला एक ही क्वेश्चन आया हुआ है ये कि इन द फिगर रजिस्टिविटीज ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल आर ρ1 एंड ρ2, राइट द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ ρ1 एंड ρ2। यानी जब सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो आपको पता है ये इसकी रजिस्टिविटी ρ1 है, इसकी ρ2 है, लेकिन सेम मटेरियल की रजिस्टिविटी तो सेम होती है, तो आपको पता है ρ1 इज इक्वल टू ρ2, और दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये भी आपके वहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में था, अगर आपने किया हो तो, तभी मैं स्पीडली करवा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को स्पीडली करवाने का कोई शौक नहीं है, आपको पता ही है। अब 2016 ये भी आपका MCQ में था क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा कि ग्राफ से आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो VI ग्राफ से तो अपने क्या करेंगे, आपको पता है R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो आप कोई भी किसी भी दो रेजिस्टेंसेस का डिफरेंस ले लो और उसके रिस्पेक्ट करंट का डिफरेंस देख लो कितना है, तो ऊपर 4 - 2 और नीचे 0.2 - 0.1, या 6 - 4 अपॉन 0.3 - 0.2, तो और 20 अपॉन 0.1 आ जाएगा, मतलब 20 ओम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ आई बात आपकी। अब नेक्स्ट देखो, राइट द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की SI यूनिट, तो आपको पता है करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A या I अपॉन S यानी एरिया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बात। अब नेक्स्ट 2017 की डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करना है, आपको पता ही है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन देम देन इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है कि व्हाट इज ओम्स लॉ, राइट टू एनी लिमिटेशंस ऑफ इट, यानी कि ओम्स लॉ की दो लिमिटेशन आपको लिखनी है और ओम्स लॉ क्या है वो लिखना है। तो वो भी आपको पता है, ये लिमिटेशन इसकी क्या होंगी पता है क्या, एक तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक उसके मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर मटेरियल चेंज नहीं है तो तब V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये आपको पता है। अब नेक्स्ट है, ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस इफ द करंट इज 0.5 एम्पियर, करंट क्या है 0.5 एम्पियर है सर्किट में, इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देन द कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, इफ द सर्किट इज क्लोज देन व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। यानी आपको एक बैटरी दी हुई है, वो 2 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और उससे करंट फ्लो हो रहा है एक, तो आपको एक तो रेजिस्टेंस निकालना है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना भी ऐसे करके अपने बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, तो एक तो ये रेजिस्टेंस निकालना और एक इसके टर्मिनल वोल्टेज मतलब वोल्टेज R और V की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अपने क्या करते हैं यहाँ पे, वैसे तो आप अब इतना यानी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट आपके सामने जब सॉल्व किया तो समझ सकते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। EMF 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 2 ओम है, करंट आपका 0.5 एम्पियर है, R और V फाइंड करना है। तो V की वैल्यू तो E माइनस R होती है, तो V आपका क्या आ जाएगा 11 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको पता है V इज इक्वल टू IR, यानी ओम्स लॉ से अपने को R की वैल्यू मिल जाएगी V अपॉन I से, तो क्या आ जाएगा ऊपर 11 अपॉन 0.5, तो यहाँ पॉइंट हटाया तो ऊपर 0.822 ओम आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई। फिर 2017 सप्लीमेंट्री पेपर क्या है, राइट 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियली प्रोड्यूस रजिस्टर्स इन डोमेस्टिक यूज इन लेबोरेटरीज, यानी आपके डोमेस्टिक यूज या लेबोरेटरी में काम आने वाले दो रजिस्टेंस के नाम, तो दो आपकी बुक में दो ही दिए हुए हैं, वायर वाउंड है और एक कार्बन रजिस्टर्स है। वायर वाउंड और दूसरे कार्बन रजिस्टेंसेज हैं, ये दो टाइप के रजिस्टेंस आपके काम आते हैं। फिर 2018 में आया वो कि डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी, ये भी आपको पता है। और ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हो कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज एक्स ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स 3 ओम, सॉरी 3x ओम है, ये 3 ओम नहीं इंटू नहीं है, ये 3x है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 4 ही है। अब आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल कर रखा है और मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल इसके जैसे दो क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऑलरेडी, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो इसको मैं नहीं करवाऊंगा, आपके सामने सोल्यूशन है, आप इससे समझ सकते हो इसको आराम से। अब 2018 सप्लीमेंट्री में आया वो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि राइट द वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज P एंड Q फॉर ए कंडक्टर 4 ओम एंड 24 इंटू 10 की पावर -8 ओम रिस्पेक्टिवली, राइट द न्यू वैल्यूज ऑफ P एंड Q इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम्स 1/4। अब वही आ गया ना, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, तो मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो इस साल आने की संभावना है आपके पास। तो अब देखो आपको क्या है कि अब इस साल तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टॉपिक ही नहीं है, तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपको पता है कि जब 1/4 आपने रेजिस्टेंस कर दी वैल्यू इसकी, तो अब जो नई वैल्यूज़ हैं इसकी आपको पता है रेजिस्टिविटी तो चेंज होगी नहीं, ये तो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 लेंथ करने पर 1/4 ही रह जाएगा, मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस अब न्यू वाला आ जाएगा। समझ आई। और नेक्स्ट है डिडक्ट द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ फॉर ए कंडक्टर, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आपको लिखनी है। अब नेक्स्ट है, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कि इन गिवन डायग्राम वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस आपको दी हुई है, राइट द कलर ऑफ फर्स्ट रिंग ए, इस ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब आप इसमें देखो कि यहाँ 22 दिया हुआ है ना, तो दूसरे 2 की वैल्यू जब आपके पास रेड है तो फर्स्ट वाले की क्या होगी, रेड ही होगी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। अब 2019 में आपके पास क्या हुआ है, आया हुआ है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इन दोनों में तो रिलेशन था ही नहीं कोई, तो आपको पता करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तो था ये वाला NAVD वाला, अब दोनों साइड A से डिवाइड कर दो एरिया से, तो J इज इक्वल टू NVD हो जाएगा, ठीक है। आराम से क्या हो गया, आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये तगड़ा क्वेश्चन है, 2020 यानी इस साल आया हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन था कि द रजिस्टर्स 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इलेक्ट्रिक करंट 7.5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन दिस कॉम्बिनेशन फ्रॉम ए बैटरी ऑफ EMF 30 वोल्ट, इफ द वैल्यूज ऑफ 2 रजिस्टर्स आर 10 ओम एंड 12 ओम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड रजिस्टर। अब इसको समझो क्या है, आपके पास मैंने डायग्राम के थ्रू इसको समझा रखा है
कि 3 रेजिस्टेंसेज हैं, उसमें से एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 2 की गिवन है, इस सर्किट की वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है। तो वोल्टेज और करंट से पहले आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, और वो रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज और टोटल करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस ही आता है और उसको अपनी इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट आ गया और ये 3 रेजिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट अपने पास है, तो इसको अपने फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, 30/7.5 यानी 4 ओम। अब 1/4 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/10 प्लस 1/12 ये रखते हैं। 1/r की वैल्यू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/12। इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 60। तो वो एलसीएम 60 आ गया, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, 4 इंटू 15 बनेगा। तो 15 माइनस 6 माइनस 5 यानी 4/60। तो आर की वैल्यू 60/4 यानी 15 ओम आपके पास वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बात। अब नेक्स्ट क्या है, डिफाइन करंट डेंसिटी 2020 सप्लीमेंट्री के एग्जाम में, जो अभी सितंबर में हुआ था शायद पिछले साल, तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास। तो अब करंट डेंसिटी तो आप बता ही सकते हो। तो ये बच्चों आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपने डिस्कस किए। इनको मैंने फास्टली इसलिए करवाया है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। अब इनके आप निशान लगाना बुक में, और जो क्वेश्चन 2 से ज़्यादा बार आया हुआ है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे इस चैप्टर में से। समझ आई बात। तो आप उस हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। अब मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट नए चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से जारी रखें। थैंक यू बच्चों।